जहां NH 24 पर एक ट्रक में आग लगी है और देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि ये पूरा ट्रक आग के हवाले। फायर टेंडर में पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। ट्रक में दवाइयां भरी हुई थी और बताया जा रहा है कि ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक में बाइक फंस गई और आग की तस्वीरें आपके सामने है। आग किस कदर फैलती गई। इस बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो गई। 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर फरार। देखो इधर को ना। मसूरी क्षेत्र के डासना की ये तस्वीरें आपके सामने। दवाई से भरा ये ट्रक बाइक को टक्कर मारता है और बाइक के फंसने के बाद पूरे ट्रक में आग लग जाती है। दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर है। बरेली में 12 बीघा गेहूं की कटी फसल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फसल जल करके खाक हो गई। किसानों का आरोप है कि किसी ने जानबूझ करके उनकी फसल में आग लगाई है और उसकी पूरी फसल जल करके खाक हो गई है। अज्ञात के खिलाफ अब केस दर्ज कराया गया है। तो देखिए, बरेली से ये तस्वीरें आई हैं। किसानों का आरोप है कि किसी ने जानबूझ करके उनकी सूखी फसल में आग लगाई है और इसी मामले पर अज्ञात के खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज कराया है। तो देखिए, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आग की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एटा, मऊ, बलरामपुर, बरेली की ये तस्वीरें हैं। एटा में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवत की शाखा में आग लगी। दमकल विभाग की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। मऊ की बात करें तो जलेबी की दुकान में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। दुकानदार आग में झुलसा, ये भी खबर है और कई मोटरसाइकिल भी इस आग की जद में आई, वो जल करके खाक हुई है। बलरामपुर की बात करें तो आग क्यों लगी इसका पता नहीं, लेकिन हाँ, आग से 5 झोपड़ियों में आग लगी और इनमें रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से कई और घरों को चपेट में आने से जरूर बचा लिया गया। बरेली की बात करें तो ऐसी ही तस्वीर है। यहाँ ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसके बाद हादसा। यहाँ तो भीषण गर्मी को आग की वजह बताई जा रही है। 4 तस्वीरें, आग का कहर, कहीं कारण का पता नहीं तो कहीं गर्मी की वजह से आग की लपटें इस वक्त देख सकते हैं आप। बरेली, मऊ, एटा, बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर नुकसान हुआ है। अब देखिए, एटा से लगाए बरेली तक आग की ये अलग अलग तस्वीरें। रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश दानिश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाश रफीक और मुजाहिद मौके से भागने में कामयाब रहे। गैंगस्टर दानिश पर कई मामले चल रहे हैं। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो देखिए, यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 58 की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गो तस्कर को गोली लगी है, जिससे वो घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरी तरफ तस्वीर अमेठी की है। यहाँ बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहाँ भी 25,000 का इनामी गैंगस्टर महेश सिंह गोली लगने से घायल हुआ है। उसका साथी अनुज प्रताप सिंह को भी गोली लगी है। बदमाशों को फायरिंग में एसओजी प्रभारी धीरेन्द्र यादव भी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जगदीशपुर सीएचसी भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है। तो मुठभेड़ में किसानों देख सकते हैं आप किस तरीके से ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं। 25,000 के इनामी 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत की, जहां वो लखीमपुर खीरी पहुंच सकते हैं, ये खबर है। और वहां किसानों के साथ बैठ करके आगे की रणनीति बना सकते हैं। उनके साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी लखीमपुर आएंगे और यहां खबर यह है कि तिकुनिया हिंसा के पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो लखीमपुर खीरी पहुंचने की खबर मिल रही है। राकेश टिकैत जहां किसानों के साथ मिल बैठ करके आगे की रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा तिकुनिया कांड में जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो हलचल की खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां 2 बड़े किसान नेता मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। राकेश टिकैत और किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी
दोनों लखीमपुर खीरी मौजूद रहेंगे। मकसद किसानों के साथ मिल बैठ करके आगे की रणनीति तैयार करना, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि तिकोनिया हिंसा के जो पीड़ित परिवार हैं उन परिजनों से मुलाकात करेंगे। हिम्मती नंदन बहुगुणा के कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी मिल रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं, हम आपसे साझा करते हैं। उनकी जयंती के मौके के मद्देनजर ये तस्वीरें हैं, माल्यार्पण करते हुए जहां सीएम योगी आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि लगातार नजर बनी हुई है एबीपी गंगा पर। और आपको बताया हमने किस तरीके से लखीमपुर खीरी में आज निगाहें टिकी रहेंगी। किसानों को लेकर के राकेश टिकैत किस तरीके की रणनीति बनाते हैं, ये देखना अहम होगा। इसके साथ कई तरीके की मूवमेंट भी बताई जा रही है जो आरोपियों से जुड़ी है, वहां पे भी बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी। 1 हफ्ते की मियाद दी गई थी, कोर्ट में पेश होने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। सोमवार को कोर्ट की दी गई डेडलाइन का आखिरी तारीख, जिससे पहले ही रविवार को आशीष मिश्रा कोर्ट पहुंच गया और सरेंडर किया। इसके बाद आरोपी को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि आज लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं। तिकोनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां जमानत खारिज हुई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसकी मियाद सोमवार को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही रविवार को ही आशीष ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को, जो तिकोनिया कांड का मुख्य आरोपी है, जघन्य धाराओं में मामला दर्ज है, उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर सुनवाई और फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ये जमानत रद्द होनी चाहिए। और इसी के तहत ये दोनों तस्वीरें हैं। मोनू की जेल वापसी, थार वाला खलनायक फिर सलाखों के अंदर। जेल वापसी के लिए सरेंडर की मियाद तय हो चुकी थी, कोई और चारा नहीं था, आखिरकार करना ही पड़ा। लखीमपुर के थार कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आशीष को जमानत दी थी, जिसके बाद 15 फरवरी को 129 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आशीष मिश्रा बेल पर बाहर आ गया था। इसके खिलाफ पीड़ित किसान परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसके बाद 18 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत रद्द कर दी और उसे हफ्ते भर में सरेंडर करने को कहा था। आशीष मिश्रा चाहता तो एक दिन बाद भी सरेंडर कर सकता था। उसे 25 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करना था, लेकिन रविवार को छुट्टी के दिन को उसने इसके लिए चुना। शायद उसे ये यकीन रहा हो कि इस दिन उसके सरेंडर की खबरें उस तरह सुर्खियों में न रह पाएं जैसा पहले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरे की नजर पहले से ही सीजेएम कोर्ट के परिसर पर टिकी थी। आशीष मिश्रा जब सीजेएम के कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा तो यहाँ सुरक्षा खासी सख्त थी। लखीमपुर सदर थाने की गाड़ी में बिठाकर कोर्ट से जेल ले जाया गया। आशीष की जेल में भी पिछले गेट से एंट्री कराई गई। अब आशीष को नए सिरे से रेगुलर बेल के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को भी सुनना होगा। इसके बाद ही उच्च न्यायालय में बेल की याचिका पर सुनवाई पूरी होगी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ पर थार चढ़ाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब पीड़ित परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की। आज अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट रखने के मामले में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने दस्तावेज के साथ पासपोर्ट अधिकारी को भी तलब किया है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइन थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस मामले पर आज सुनवाई का दिन है। 2019 का यह मामला जहां सुनवाई की खबर मिल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम के ऊपर 2 पासपोर्ट रखने के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट अधिकारी को भी तलब किया है कि एक साथ 2 पासपोर्ट रखने के इस मामले में जो सवाल जवाब है वो भी किया जाएगा। पासपोर्ट अधिकारी को भी तलब किया गया है। साथ में तमाम दस्तावेज हैं। आकाश सक्सेना ने इस मामले को दर्ज कराया था 2019 में। रामपुर सिविल लाइन थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था और तब से यह मामला चल रहा है, जहां आज खबर यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। सीएम ने लोगों की परेशानियां सुनी हैं और जल्द ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। तमाम फरियादियों को यहां देख सकते हैं जिन्होंने अपनी परेशानी सीएम तक पहुंचाई और सीएम ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। तमाम फरियादी अपनी अपनी समस्या लिख करके ले आए और उन समस्याओं के निस्तारण के आदेश सीएम योगी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं लखनऊ से आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक बड़े से हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दूर दूर तमाम फरियादी बैठे हैं। इन्होंने अपनी समस्याओं को पेपर पे लिखा हुआ है। उन समस्याओं को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर गढ़वाल। तस्वीरें मिल रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। क्या कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं। नौवासी उनके अभिभावकगण और भव्य परेड को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले हमारे सभी पत्रकार मित्र, देवियों एवं सज्जनों, आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बल के शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों की शहादत के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। आप सभी के मध्य आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है एवं समारोह में राष्ट्र रक्षक के रूप में खड़े 9 प्रशिक्षुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी 9 प्रशिक्षुओं तथा उनके माता पिता एवं उनके परिजनों को मैं नमन करता हूं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से ये सभी 9 प्रशिक्षु तन मन और धन से आज राष्ट्र रक्षा में अपने को समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बनना एक सैनिक पुत्र के लिए अत्यंत गर्व एवं आप सभी के लिए मैं सौभाग्य की बात है। किसी ने ठीक कहा है कि ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। योगी 2.0 में यूपी पुलिस 50 माफियाओं को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। ये बड़ी खबर आ रही है। माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 साल का टारगेट तय किया है और अगले 2 साल में गैंगस्टर के तहत माफियाओं की 1200 करोड़ संपत्ति को जब्त करेगी यूपी पुलिस। अगले 100 दिन में माफियाओं के खिलाफ कोर्ट में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी करके उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, पशु तस्करों को चिन्हित करके 500 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। डीजीपी मुख्यालय से हर सप्ताह कार्यवाही होगी और निगरानी समीक्षा होगी। तो देखिए 2 साल का डेडलाइन, ये टारगेट तय कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कि तमाम माफियाओं के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उनकी संपत्ति को सीज करके उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। योगी 2.0 में पुलिस 50 माफियाओं को चिन्हित करके कार्यवाही करेगी। ज्यादा डिटेल लेते हैं सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, ये टारगेट तय हो गया है, डेडलाइन तय हो गया है, तमाम चीजें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले जो कार्रवाई होती है वो लक्ष्य तय किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था सभी विभाग अपना अपना लक्ष्य तय करें। तो सबसे पहले जो लक्ष्य तय हुआ था वो महिला उत्पीड़न और महिला शोषण जो पॉक्सो एक्ट के मामले थे उसमें लक्ष्य तय किया था, और उसमें जबरदस्त गिरफ्तारियां हुई। जो पेंडिंग मामले पड़े थे उनको फाइनल किया गया, उनको खत्म किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा दिलाई गई। अब दूसरा लक्ष्य है, जो 100 दिन का लक्ष्य है, वो माफिया तंत्र पर है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे जो पशु तस्कर हैं उनको लेकर हो। उस तरह के सारे माफिया को चिन्हित करने का लक्ष्य है और इनको चिन्हित करके 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियां इनकी जब्त की जाएंगी। ऐसा जो गृह विभाग के सूत्र हैं, पुलिस विभाग के सूत्र हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियां अगले 6 महीने में लक्ष्य तय करके और 50 बड़े माफिया चिन्हित किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ शहर है, जो राजधानी है, यहाँ भी है, मेरठ है जो सबसे ज्यादा क्राइम जोन कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ के कई माफिया हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के कई बड़े माफिया हैं जो माफिया के साथ लगे हुए हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। तो ऐसे तमाम माफिया जिनकी संपत्तियां हैं, इसमें से 500 करोड़ की संपत्तियां सिर्फ शराब माफिया, पशु तस्कर बिल्कुल विवेक, यानी अब ये टारगेट, ये लक्ष्य दिया जा चुका है। अब इस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है।